CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वायर गेज और वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ अर्थात वायर गेजेस एंड वाइंडिंग मटेरियल्स का अध्ययन करेंगे। विद्युत व्यवसाय में सर्वप्रथम हमें तार के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तार सबसे महत्वपूर्ण उपसाधन है जो काफ़ी मात्रा में लगता है, वह इसकी लागत भी अधिक होती है। उस तार को जांचने के लिए कि वह किस नाप का है और उसका नाप ठीक है या नहीं, यह हम स्टैंडर्ड वायर गेज व पेंच मापी अर्थात स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार जब एक बार तार की माप या गेज उसमें बहने वाली धारा के अनुसार निर्धारित कर लिया जाता है, तो फिर उसे बाज़ार से खरीदा जाता है और ख़रीदते समय उस तार के गेज अथवा तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर की जांच करने के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा, दूसरी पेंच मापी अर्थात स्क्रू गेज द्वारा। तो इस प्रकार आज अध्ययन करने पर हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड वायर गेज तथा पेंच मापी क्या है, सही गेज का वायर प्रयोग करने से क्या लाभ होगा, वायर गेज द्वारा तार को मापने की विधि, पेंच मापी द्वारा तार नापने की विधि तथा वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थ। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है। यह एक लोहे की बनी युक्ति होती है और इसकी परिधि पर विभिन्न व्यास के खांचे अर्थात नॉचेस कटे होते हैं। यह बढ़ते क्रम में होते हैं। सबसे बड़े साइज का नॉच अर्थात खांचा 0 नंबर का होता है। सबसे छोटे साइज का खांचा 36 नंबर या इससे अधिक का भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम 30 गेज व 8 गेज के तार की तुलना करें तो 8 गेज के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक मोटा होगा तथा 30 गेज के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम मोटा होगा। स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा मापने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम वायरिंग में प्रयोग होने वाले तार का कुचालक अर्थात इंसुलेशन की परत चाकू की सहायता से हटाते हैं तथा सामान्यतः वाइंडिंग में प्रयोग होने वाली तारों में वार्निश का कुचालक चढ़ा हुआ होता है और उसे हटाने के लिए पहले तार पर आग लगाकर कुचालक को जलाते हैं, फिर चाकू की सहायता से कुचालक हटाते हैं। तत्पश्चात तार को वायर गेज में लगाकर तार की माप करते हैं तथा जिस खांचे में वह सट कर जाता है वही खांचे का नंबर तार का गेज होता है। साथ ही साथ गेज रूपांतरण तालिका से गेज का रूपांतरण वर्ग मिलीमीटर अथवा इंच में भी कर सकते हैं। भारतवर्ष में SWG अर्थात स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग किया जाता है तथा BWG अर्थात ब्रिटिश वायर गेज व स्टैंडर्ड वायर गेज में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर AWG अर्थात अमेरिकन वायर गेज इससे बिल्कुल भिन्न है। SWG और AWG की माप में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा तार नापते समय लेने वाली सावधानियां। नापते समय तार सीधा हो। नापते समय तार बिल्कुल साफ हो। चित्र में आप एक गेज रूपांतरण तालिका अर्थात गेज ट्रांसफॉर्मेशन टेबल देख रहे हैं।
जिसमें पहले कॉलम में गेज लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में उस गेज का मिलीमीटर में क्षेत्रफल दिया गया है तथा तीसरे कॉलम के अंदर इंच के अंदर क्षेत्रफल लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि हम 18 गेज के तार का रूपांतरण मिलीमीटर में अथवा इंच में करना चाहें तो इस प्रकार होगा। 18 गेज के तार का मिलीमीटर में मान 1.22 मिलीमीटर होगा तथा इंच के अंदर 0.048 होगा। अब हम पेंच मापी अर्थात स्क्रू गेज का प्रयोग करना सीखेंगे। माइक्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम 0.01 मिलीमीटर और 0.001 इंच तक माप सकते हैं, जबकि इंजीनियरिंग स्टील रूल से केवल 0.5 मिलीमीटर और 1/69 इंच तक ही माप किया जा सकता है। पेंच मापी मुख्यतः फ्लैट, स्ट्रिप तथा तारों का व्यास नापने के काम आता है। पेंच मापी का सिद्धांत। यह नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेंच मापी के प्रकार। यह 2 प्रकार के होते हैं, इंच माइक्रोमीटर व मीट्रिक माइक्रोमीटर। तो सर्वप्रथम इंच माइक्रोमीटर। इंच माइक्रोमीटर में मेन स्केल बैरल पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रम में लिखा होता है तथा 1 इंच को 10 भाग में विभाजित किया गया होता है। इस प्रकार एक भाग का मान 1/10 इंच होता है तथा 1/10वां भाग पुनः 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इंच माइक्रोमीटर का थिम्बल एक चक्कर लगाने पर बैरल पर 0.025 की दूरी तय कर लेता है। इस मीटर में 1/40 इंच का सब डिवीज़न थिम्बल के बैरल एज पर फिर से 25 बराबर भागों में विभाजित होता है तथा प्रत्येक 5वें डिवीज़न पर 0, 5, 10, 15 और 20 लिखा होता है। अब हम मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। मीट्रिक माइक्रोमीटर के बैरल पर एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन के ऊपर की एक लाइन 1 मिलीमीटर को प्रदर्शित करती है तथा बेस लाइन के नीचे एक लाइन 0.5 मिलीमीटर को प्रदर्शित करती है तथा इस रीडिंग को सब डिवीज़न रीडिंग कहते हैं। इसमें प्रत्येक 5वें मिलीमीटर पर 0, 5, 10, 15, 20 और 25 लिखा होता है। इसको थिम्बल एक चक्कर पूरा करने पर बैरल पर 0.5 मिलीमीटर की दूरी तय कर लेता है। अब हम माइक्रोमीटर की संरचना का अध्ययन करेंगे। माइक्रोमीटर के भाग। चित्र में हम एक माइक्रोमीटर के विभिन्न भागों को देख रहे हैं। देखिए, निहाई अर्थात एनविल, स्पिंडल, बैरल, थिम्बल, लॉक नट, रैचेट, फ्रेम
यह कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय आदि का बना होता है। निहाई अर्थात एनविल, यह एक जगह जमा हुआ कॉन्टैक्ट है तथा यह फ्रेम के बाएं सिरे पर क्रोमियम एलॉय का बना हुआ होता है। स्पिंडल, यह क्रोमियम स्टील का बना होता है तथा बैरल के बाहरी सिरे की तरफ होता है, जो कि स्पिंडल को ढक कर रखता है। यह एक घूमने वाला भाग है जो फ्रेम के दाएं सिरे पर माइक्रोमीटर को घुमाता है। लॉक नट, यह स्पिंडल के घूमने की गति को नियंत्रित करता है तथा स्पिंडल के चारों तरफ एक लॉक नट लगा होता है। रैचेट स्टॉप, यह स्पिंडल को अच्छे ढंग से बैठाने के काम आता है तथा यह माइक्रोमीटर के दाहिनी तरफ एक रैचेट स्टॉप होता है। माइक्रोमीटर में संभावित त्रुटियां। माइक्रोमीटर में त्रुटि का प्रमुख कारण बेस लाइन की रीडिंग तथा थिम्बल की जीरो रीडिंग आपस में ना मिलना है। त्रुटि ना होने के लिए यह आवश्यक है कि इनकी शून्य रीडिंग आपस में मिले, और यह तभी संभव है जब स्पिंडल और एनविल की सतह आपस में अच्छी तरह संपर्क में आती हो। माइक्रोमीटर की संभावित त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। धनात्मक त्रुटि अर्थात पॉजिटिव एरर। धनात्मक त्रुटि तब होती है जब थिम्बल की शून्य रीडिंग बेस लाइन से नीचे रह जाती है। ऋणात्मक त्रुटि अर्थात नेगेटिव एरर। ऋणात्मक त्रुटि तब होती है जब थिम्बल की शून्य रीडिंग बेस लाइन से ऊपर रह जाती है। माइक्रोमीटर अर्थात पेंच मापी की मापन क्षमता। माइक्रोमीटर कई रेंज में उपलब्ध होते हैं, जैसे 0 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर तथा 50 से 75 मिलीमीटर आदि। पेंच मापी का प्रयोग करते वक्त हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक मेन डिवीज़न का मान 1 मिलीमीटर होता है। एक सब डिवीज़न का मान 0.5 मिलीमीटर होता है। एक थिम्बल डिवीज़न का मान 0.01 मिलीमीटर निकटतम अल्पतमान के बराबर होता है। तेल की पतली परत स्पिंडल और चूड़ियों पर लगाकर रखनी चाहिए ताकि कसने में कोई असुविधा ना हो। थिम्बल या रैचेट को लॉक लगने के बाद घुमाना नहीं चाहिए। इसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु की लंबाई तथा व्यास मापने में कर सकते हैं। तो आइए अब हम मोटरों की वाइंडिंग व उनकी मरम्मत करना तथा इस कार्य में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोटरों में मरम्मत और निर्माण के समय हमें मोटरों के रोटर और स्टेटर पर वाइंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, और मोटर की मरम्मत के लिए वाइंडिंग करना व जानना एक वायरमैन के लिए बहुत आवश्यक है। वाइंडिंग के लिए कई नापों में वाइंडिंग तार मिलते हैं, अतः मोटर के हिसाब से सही गेज का तार प्रयोग में लाना चाहिए, और तार प्रयोग करते समय स्टैंडर्ड वायर गेज या पेंच मापी से जांच करके देख लेना चाहिए कि तार का साइज उचित है अथवा नहीं। वाइंडिंग मटेरियल। अब हम वाइंडिंग में लगने वाले सामान की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेदराइट पेपर, यह नमी रहित कागज होता है। इसके ऊपर तेल या ग्रीस का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक तापमान पर यह जल जाता है तथा इसका उपयोग स्लॉट इंसुलेशन में तथा वाइंडिंग के अन्य कामों में होता है। आजकल इसकी जगह
फिल्म लेदराइट व ग्लेज्ड लेदराइट प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पेपर, यह रुई, घास आदि से तैयार किया जाता है। इसको तेल में डुबोकर अच्छा कुचालक बनाते हैं, जिसे अंडरग्राउंड केबलों, पेपर कैपेसिटर आदि में प्रयोग करते हैं तथा वाइंडिंग में भी इसका प्रयोग होता है। फाइबर, यह विभिन्न आकार व मोटाई में बनाया जाता है, जिसे मशीनों के स्लॉटों को बाह्य रूप से बंद करने के काम में लाते हैं। वार्निश, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसका उपयोग विद्युत मशीनों की वाइंडिंग में किया जाता है तथा वाइंडिंग करने के पश्चात इसको कुंडलियों में डालकर सुखाया जाता है। इनेमिल, इसका उपयोग विद्युत मशीनों की वाइंडिंग में प्रयोग होने वाले तारों को कुचालक की परत चढ़ाने के काम में होता है। पुनः वाइंडिंग करना अर्थात रीवाइंडिंग। डीसी मोटर के रोटर तथा एसी के स्टेटर पर वाइंडिंग करने के कार्य को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। खांचे पर विद्युत रोधन लगाना तथा डीसी मोटर के रोटर तथा एसी के स्टेटर पर तार वाइंडिंग स्थापित करना। खांचे पर विद्युत रोधन लगाना, सर्वप्रथम जिस एसी मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग की जा रही हो उससे पुरानी वाइंडिंग सावधानी पूर्वक निकालनी चाहिए और उसमें जो विद्युत तार व कुचालक प्रयोग में लाया गया हो उसी गेज का विद्युत तार व कुचालक प्रयोग करना चाहिए, जैसे लेदराइट पेपर, एम्पायर कपड़ा, क्राफ्ट पेपर, विद्युत प्रेस बोर्ड में तथा अभ्रक आदि पदार्थ विद्युत रोधन के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए। कुचालक रोधन पेपर को कैंची या पेपर काटने वाली मशीन द्वारा खांचे की माप से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर अधिक का पेपर काट लिया जाता है तथा काटने के पश्चात उसको खांचे में लगा देते हैं और फिर बचे पेपर को मोड़ दिया जाता है, जिससे चालक की यांत्रिक सुरक्षा भी हो जाती है। स्टेटर कुंडलियों का कुंडलन तथा उनको खांचों में लगाना। अक्सर स्टेटर की कुंडलियों में 4 या 6 साइड होती हैं तथा 6 साइड वाली कुंडली हीराकार कुंडली कहलाती है। बड़े आकार की मोटरों के खांचे प्राय खुले होते हैं तथा उनकी कुंडलियां पूर्ण रूप से टेप की गई होती हैं। प्राय इसके लिए कॉटन टेप प्रयुक्त की जाती है, जबकि बड़ी मोटरों के लिए टेप तथा अभ्रक अर्थात माई का प्रयोग किया जाना अधिक अच्छा समझा जाता है। 50 अश्व शक्ति तक की मोटरों के खांचे अर्धबंद अर्थात सेमी एनक्लोज्ड होते हैं, इसलिए इन मोटरों की कुंडलियों को पूर्ण रूप से टेपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुंडली के वर्तनों को एक साथ खांचों में डालना संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी कुंडलियों को बिल्कुल भी टेपन नहीं किया जाता है, लेकिन दोनों साइडों को धागे की सहायता से बांध देते हैं ताकि कुंडलियों के चालक अलग अलग ना हो जाएं। प्राय छोटी मोटरों की कुंडलियों को आयताकार रूप में कुंडलित करके तब उन्हें विपरीत साइडों के केंद्र से खींचकर हीराकार रूप में बना लिया जाता है। कुंडलियों को फरमे पर कुंडलित किया जाता है, जिसकी परिमाप पुरानी कुंडली से ही ली जाती है। हीराकार कुंडली में लकड़ी के तख्ते पर 6 कीलें षटभुजाकार रूप में लगा ली जाती हैं। यदि कीलें चित्रानुसार मोड़कर लगाई जाती हैं तो कुंडली को आसानी से फरमे से हटाया भी जा सकता है। फरमे को टेबल पर रखकर
या मोटर से घुमाने वाले स्पिंडल पर चढ़ाकर उस पर कुंडलियां बनाई जा सकती हैं। कृपया चित्र में ध्यान से देखिए। समूह कुंडलन अर्थात ग्रुप वाइंडिंग। फर्मे में लगाकर कुंडलियों को हाथ से कुंडलन करने में अधिक समय तथा मेहनत लगती है। आजकल कुंडलन बनाने में समय तथा टाँकों एवं जोड़ों की संपूर्ण फेज में आने वाली समस्त कुंडलियों का श्रेणीबद्ध कुंडलन किया जा सकता है, जिनके द्वारा एक समय में एक साथ 3 कुंडलियां या अधिक का कुंडलन किया जा सकता है। कुंडलियों या कुंडली के समूहों को बनाने से पूर्व कारीगर को मरम्मत की जाने वाली कुंडलियों के डिज़ाइन तथा उससे संबंधित निम्न बातों को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। मोटर की शक्ति, वोल्टता तथा उसकी घूर्णन गति आरपीएम में, कुंडली का आकार एवं उसकी बनावट, कुंडली में वर्तनों की संख्या, प्रत्येक वर्तन के तारों की संख्या तथा एक कुंडली का कुल भार कितना है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। कुंडली के तार का गेज व प्रकार जैसे सुपर एनेमल, डीपीसी, डीसीसी तथा तार का व्यास व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस प्रकार का है। एक समूह में कुंडलियों की संख्या कितनी है। कुंडली समूहों के एकांतरण का क्रम भी ज्ञात हो जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं खांचों में कुंडलियां किस प्रकार फंसाई जाती हैं। अर्धबंद खांचों में कुंडलियों के वर्तनों को एक एक करके डाला जाता है तथा प्रत्येक कुंडली को खांचों में डालने के पश्चात कभी कभी उनके सिरों पर टेप लगा दी जाती है। कुंडलियों को खांचे में डालने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले कुंडली के वर्तनों को थोड़ा फैला लें तथा कुंडली को इस प्रकार किसी कोण पर पकड़ें कि सभी वर्तन खांचे में जाएं। कुंडली के वर्तनों को खांचों में फंसाते समय यह ध्यान रखें कि सभी वर्तन खांचों में लगे विद्युत रोधन के अंदर ही रहें। कभी कभी गलती से कुंडली के कुछ वर्तन लोहे की कोर तथा विद्युत रोधन के बीच में फंस जाते हैं, जिससे भूदोष होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले कुंडली की एक साइड को खांचों में फंसाएं तथा दूसरी साइड को बाहर मुक्त ही रहने दें। यहाँ हम देखते हैं कि कुंडलन की एक साइड आधा खांचा ही घेरती है। खांचों में कुंडलियों के ऊपरी तथा निचली तहों के मध्य विद्युत प्रेस बोर्ड की पैकिंग लगाई जाती है, जिसके लिए सिरे मोड़ दिए जाते हैं। इससे कुंडली का ऊपरी भाग पूरी तरह ढक दिया जाता है। कुंडलियों के सिरों पर एम्पायर स्लीव लगा दी जाती है ताकि सिरों का अच्छा विद्युत रोधन हो सके। अब हम देखेंगे कि कुंडलन कार्यों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य औजार कौन कौन से हैं। विद्युत मशीनों की मरम्मत में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य औजारों जैसे स्पैनर सेट, पेचकस सेट, हथौड़ा, विभिन्न प्रकार के प्लास तथा चाकू आदि के अतिरिक्त कुछ विशेष औजार भी प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें चित्र में दिखाया गया है। इन औजारों की सहायता से पुनः कुंडलन अर्थात रीवाइंडिंग के कार्यों में सहायता मिलती है। फाइबर प्लेट, फाइबर पन्नी, चाकू, रोटर छड़ों को मोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला औजार, फन्नी गुल्ली, वेज ड्रिफ्ट, विपरीत फन्नी,
कुंडलन बिठाने का औजार आदि। तो इस प्रकार इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात आज हमने वायर गेज, पेंच मापी आदि द्वारा ये सीखा कि तार की माप किस प्रकार करते हैं, मोटर की पुनः वाइंडिंग अर्थात रीवाइंडिंग कैसे करते हैं तथा रीवाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाले सामान एवं औजार कौन कौन से हैं। कक्षा कार्य। स्लॉट्स में कुंडलियों को फंसाते समय क्या सावधानियां लेते हैं। जिस मोटर में वाइंडिंग हो रही हो उसके बारे में कौन सी जानकारी वायरमैन को होनी चाहिए।